class. Today we will do chapter 5, Coal and Petroleum. It is on page number 56. कोयला और पेट्रोल, इन सब के बारे में आप काफ़ी कुछ पहले से ही जानते हैं. ओके, तो चलिए एक बार और डीप स्टडी करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में. So let's start with natural resources. The Earth is a beautiful planet which provides a large number of natural resources that humans need to fulfill their various requirements. तो हम सब जानते हैं कि अर्थ एक बड़ा ही सुंदर सा प्लैनेट है जिस पे वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो इंसान के जीने के लिए ज़रूरी हैं. Natural resources are useful materials derived from the natural surroundings found on and under the earth's surface. अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या है जो यूज़ करके हम जी पा रहे हैं? तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें जो हमें अर्थ या अर्थ के अंदर से मिल रही हैं. दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस. एयर, वाटर एंड सनलाइट आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. Similarly, the rich diversity of plants and animals, fuels such as coal and petroleum and natural gas, metals, minerals and soil are also natural resources. तो आप कोल पेट्रोलियम की बात करो, नेचुरल गैस की बात करो, प्लांट्स एनिमल्स की बात करो, आप मेटल्स मिनरल्स की बात करो, ये सब कुछ हमें हमारी जो अर्थ है वो प्रोवाइड कराती है. On the basis of origin, natural resources can be divided into two. बायोटिक एंड अबायोटिक. सो बायोटिक में आते हैं सारे आपके लिविंग कंपोनेंट्स. लिविंग कंपोनेंट्स मतलब जो जी सकते हैं, लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. फॉरेस्ट बोलोगे, फॉरेस्ट कैसे जीते हैं? तो भाई उसमें पेड़ पौधे होते हैं ना, तो पेड़ पौधे तो लिविंग थिंग्स हैं ना. दूसरी है आपकी अबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं पर इंसान के जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट एंड लैंड. Based on the availability, natural resources can be broadly divided into two categories, renewable and non-renewable. तो renewable वो resources हैं जो आसानी से बन जाती हैं, आसानी से दोबारा हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना, रिप्लेनिश हो जाती हैं. जबकि नॉन रिन्यूएबल ऐसी रिसोर्सेज हैं जो रिप्लेनिश नहीं हो पाती हैं. एक बार अगर वो ख़त्म हो गई तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी. Renewable resources are those resources which can be replenished or reproduced easily in a relatively short period of time. Water, plants and animals are examples of renewable resources. Renewable resources are placed in time and will therefore not run out easily. For example, water in a river or in a well may dry up, but when it rains, it is replenished. तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें वाटर का, तो कुएं में, रिवर में पानी ख़त्म हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है, हो गया, पर जब बारिश पड़ेगी तो दोबारा से उसके अंदर पानी आ जाएगा. तो ये क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, यानी कि ये रिप्लेनिश हो सकता है. These resources can be used over and over again. Plants and animals are also resources that can be increased in number by reproduction. Mismanagement can, however, turn a renewable natural resource into a non-renewable one. हालांकि अगर हम केयरलेस तरीके से यूज़ करें, उसको प्रॉपर यूज़ ना करें, तो रिन्यूएबल रिसोर्स भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हाउएवर, कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन में मेक इट डिफिकल्ट टू गेट बैक द ग्रीन कवर ऑफ ट्रीज. जैसे कि ट्रीज़ हैं जो फॉरेस्ट हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, यानी कि वो अगर उनसे कुछ पेड़ कट भी जाएंगे तो वो दोबारा ग्रो कर जाएंगे. पर जिस तरीके से हम तेज़ी से काफ़ी बड़े पैमाने पर जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो ये बड़ा ही दिक्कत वाला है, क्योंकि उस तरीके का फॉरेस्ट उगाने में फिर बहुत सारा टाइम लग जाएगा और स्पीड हमारी ज़्यादा है पेड़ काटने की, लगाने की है कम. नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस विद अबंडेंट रिसोर्सेज बट इट डिपेंड्स ऑन अस टू रिटेन देम केयरफुली. नाउ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. These are those resources which cannot be replenished easily. जैसे कि कोल हो गया, आपका कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रॉक मिनरल्स हो गए. ये एक बार ख़त्म हो गए तो मतलब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये हज़ारों करोड़ों साल में बने हैं, तब जाकर आज हम इन्हें यूज़ कर पा रहे हैं. There are limited amounts of these resources which could deplete if used excessively. These resources take millions of years to form. They therefore cannot be replenished once they are exhausted. इनको बहुत समय लगा है, इनको हज़ारों साल लग गए, मिलियंस लग गए,
तब जाकर हमें आज ये कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस मिल पा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे अगर हमने इसको केयरलेस तरीके से यूज़ किया तो। अब हम लोग करेंगे एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। The natural resources can also be classified as exhaustible and inexhaustible resources. If a resource cannot be replenished at the same rate at which it is used, or if it takes a very long time to be replaced, then it is considered to be exhaustible. तो ऐसी resources जो replenish होने में काफ़ी टाइम लेती हैं या फिर replenish हो ही नहीं पाती हैं, ऐसे resources को हम बोलते हैं exhaustible resources। यानी कि जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं क्योंकि ये हम काफ़ी तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं, पर इसको बनने के लिए हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं तब ये तैयार होते हैं। तो ये सारे हैं आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन नेचर इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड मे बी एग्जॉस्टेड बाय इंक्रीजिंग यूज़। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में और ये ख़त्म हो जाएंगे। They may even get degraded in quality by human activities. Resources like water, air and sunlight are available in unlimited quantity in nature. हवा है, पानी है, सनलाइट है, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, नेचर में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं ह्यूमन बींग्स के यूज़ के बाद भी ये ख़त्म नहीं होंगे। They will never run out. Let us take the example of air, which is abundant and is used for many purposes. Air is used by all living things to breathe. It also used for activities like blowing up toys, propagating sounds and flying planes. Still it never gets exhausted. कितना सारा यूज़ होता है एयर का, फिर भी एयर ख़त्म नहीं होगी। The sun is also an inexhaustible resource. It warms the land and water. Plants use the sun's energy to make food and grow. Human beings use the sun's energy for solar power. फिर भी देखो सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी ख़त्म नहीं हो सकती। अब सोर्सेज क्या हैं? Humans need energy for every function they perform. Energy is required for domestic use, industry and agriculture. Today, various devices we use in everyday life such as TV, computer, air conditioner and telephone require some or the other form of energy. तो अपने आसपास देखो, आपको फ्रिज नज़र आएगी, टीवी नज़र आएगी, मिक्सर ग्राइंडर नज़र आएगा, गैस नज़र आएगी, तो ये सब यूज़ कर रहे हैं कोई ना कोई एनर्जी की फॉर्म को, तभी ये चीज़ें चल पा रही हैं। To meet our increasing every demands, we need to tap various sources of energy generation. These sources can be either renewable or non-renewable. अब जितनी भी चीज़ें आपके घर में चल रही हैं, जितने भी गैजेट्स चल रहे हैं, वो दो तरीके से चल रहे हैं, या तो रिन्यूएबल चीज़ पर या फिर नॉन रिन्यूएबल पर। Renewable sources are better sources of energy as they can be replenished. Nowadays, many renewable energy sources are available. For example, solar energy, wind energy, geothermal energy and hydro energy. Still, we get most of our energy from non-renewable energy sources such as coal, petroleum and natural gas, commonly known as fossil fuels. तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल्स भी बोला जाता है। हम काफ़ी सारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, पर उनसे कहीं ज़्यादा जो यूज़ होती हैं रिसोर्सेज वो है आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये हम यूज़ कर सकते हैं पर पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल की खपत ज़्यादा है। The non-renewability of these sources will probably cause prices to rise up to a point where they are no longer easily available. We should therefore use these resources very carefully. जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे हम उन्हें, उतने ही उनके दाम, उनके पैसे बढ़ते चले जाएंगे और लोगों के लिए उनकी अवेलेबिलिटी कम होती चली जाएगी। Let us investigate more about the exhaustible resources like coal, petroleum and natural gas, which form the backbone of our energy requirements. These were formed from the dead remains of plants and animals that lived on Earth millions of years ago, and hence are called fossil fuels. Fossil fuels provide the energy to power everything.
फ्रॉम द एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स इन द स्काई टू द कार्स ऑन द रोड। फॉसिल फ्यूल हर उस चीज़ को पावर देते हैं जो हम देख पा रहे हैं। एक प्लेन से लेके, एक रॉकेट से लेकर सड़क पर चलने वाली गाड़ी तक, सब में फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहा है। अब ये फॉसिल फ्यूल हमें मिलता कैसे है? हाउ डू वी गेट द फॉसिल फ्यूल्स? द फॉसिल फ्यूल्स आर लोकेटेड डीप अंडरग्राउंड। दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो खुदाई करके हमें इन फॉसिल फ्यूल्स को ज़मीन से निकालना होता है। कैन यू थिंक ऑफ द ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स फेस्ड बाय द कोल माइन वर्कर्स? एवरी टाइम यू लीव अ स्विच ऑन अननेसेसरली, रिमेंबर दैट इट इज़ कंज्यूमिंग द एनर्जी। कितनी मेहनत लगती होगी उन मज़दूरों की जो ऐसी खदानों में काम करते हैं, गर्मी में, परेशानियों में, गैस निकलती है और उस गैसेस से उन्हें बीमारियां लगती हैं, फिर भी वो काम करते हैं। तो अगली बार जब भी आपको स्विच फालतू में या ज़रूरत नहीं है तब खुला छोड़ें, तो आप समझ लीजिएगा कि आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। Which was produced from the coal which was extracted by a lot of risk. Now coal यानी कि कोयला. Have you ever observed the making of roads? What is that black substance that is poured to make the roads smooth? The thick black substance is called coal tar, which helps in metalling the roads. तो एक गाढ़े रंग का जब सड़क बनती है तो एक गाढ़े कलर का काला सा लिक्विड लाया जाता है, वो होता है कोल तार। Coal tar is a product obtained from a dark, hard, black and rock-like substance called coal. तो कोल तार कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपको कोल से, यानी कोल को पिघलाकर जो आपका तैयार होता है, that is कोल तार। Coal is a highly combustible substance mainly made up of carbon. तो कोल किससे बना हुआ होता है? कार्बन से। It also has some other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. There are three main types of coal. 3 तरीके का कोल मिलता है आपको, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट, डिपेंडिंग ऑन कार्बन कंटेंट। सबसे अच्छा जो माना जाता है कार्बन, दिस इज एंथ्रासाइट, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है। इट बर्न्स विद अ क्लीन, हॉट, स्टीडी फ्लेम, मेकिंग इट सुटेबल फॉर बीइंग एन आइडल हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है, ये बहुत आसानी से और बिल्कुल साफ तरीके से जल जाता है। Lignite is the softest and is low in carbon content. Bituminous is in between the two forms of coal. अब कोल बनता कैसे है? कोयला आखिर बना कैसे? जो कोयला हम यूज कर रहे हैं वो कैसे बना? So formation of coal occurred hundreds of millions of years ago when there was extensive growth of plants in places like swamps and flooded forests. तो कोल बना आपका आज से हज़ारों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जब एक जंगल हुआ करते थे, बड़े बड़े जंगल ही होते थे हमारी अर्थ के सरफेस पर। When the plants died, they fell into the water swamps. हुआ क्या कि प्लांट अगर कोई मर गया या गिर गया प्लांट जब, तो वो पानी में गिर गया। Under the water they did not get sufficient oxygen, so the dead plants did not decompose completely and turned into a layer of peat. अब हुआ क्या कि जब ये पानी में गिर गया तो इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाती तो ये खत्म हो जाता, जो पौधा या प्लांट गिरा। जब ये नहीं खत्म हो पाया ऑक्सीजन की कमी से, तो ये लेयर्स में कन्वर्ट हो गया पीट की। As time passed, more and more sediments covered the layer of peat, burying it deeper and compressing it फर्दर। जैसे जैसे इस पर ये दबे हुए पर प्रेशर पड़ता रहा, ये और ज़मीन के अंदर जाता रहा और इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता ही रहा। द इनिशियल disintegration and decomposition of the organic matter was brought about by the action of bacteria and other microorganisms, forcing out the moisture and reducing the volume of the peat. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि अगर इतना बड़ा पेड़ गिरा होगा तो वो सिकुड़ के थोड़ा सा रह गया है ना, और इसके अलावा इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया। As it got buried deeper, the high pressure and temperature turned it into lignite. और जैसे जैसे ज़मीन के अंदर चलता गया, वैसे वैसे ये प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से लिग्नाइट में कन्वर्ट होता रहा। When the lignite got buried deeper for a significantly long period of time, the increased pressure and temperature turned it into a harder and more superior quality of coal. जैसे जैसे ये लिग्नाइट वाली लेयर पर और प्रेशर पड़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, वैसे वैसे ये और अच्छी क्वालिटी के कोल में कन्वर्ट होता रहा।
As the temperature and the time for which the coal remains buried increased, it changed into anthracite coal. और जितना लंबे समय तक ये ज़मीन के अंदर रहेगा और इस पर प्रेशर और टेम्परेचर पड़ेगा, उतना ही अच्छे क्वालिटी का कोल ये बन जाएगा और लास्ट में ये बनेगा एंथ्रासाइट कोल. और एंथ्रासाइट कोयले के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है. As coal consists mainly of carbon, the slow process of conversion of dead organisms into coal is called carbonization. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कोल कार्बन से बना होता है, तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उसका कोल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन. Now uses of coal and its product. Coal is used as a domestic fuel for cooking and heating. In a thermal power plant, coal is used to heat water in a boiler and produce steam. तो पावर प्लांट में जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें ये बॉयलर में काम आता है और स्टीम बनाने के काम में आता है. This steam is used to turn a turbine that is connected to a generator. When the turbine turns, electricity is produced in the generator. होता क्या है, बॉयलर से गर्म किया जाता है, उसके बाद स्टीम बनाई जाती है वाटर की और उस स्टीम से एक टरबाइन मूव करता है. वो टरबाइन जुड़ा रहता है जनरेटर से और जब वो जनरेटर चलता है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है. Coal can be processed by the method of destructive distillation to get several other products which have varied uses. Destructive distillation is the process of heating coal in the absence of oxygen. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या है. ये प्रोसेस है जहाँ पर कोयले को गर्म किया जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होती और कोयले को जलाया जाता है. द टेबल गिवन बिलो लिस्ट द कोल प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस. तो ये जो आपका ये है ये आपको करना है. जैसे कोलतार मैंने आपको बताया, ये आपके कंस्ट्रक्शन में काम में आता है, रोड्स बनाने के काम में आता है, छत बनाने के काम में आता है, फोटोग्राफिक मटेरियल है. उसके बाद कोल गैस जो कि मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, और ये फ्यूल्स में काम आता है. कोक, इसको भी आप रीड करेंगे. तो ये आपके प्रोडक्ट हो गए, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि वो किस तरीके से उसके अंदर क्या है, और ये हो गए उसके यूजेस. ना पेट्रोलियम, द ब्लैक गोल्ड, यानी कि काला सोना. सोच सकते हो कितना ज़रूरी है अगर इसको सोने का बोला जा रहा है तो. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक अ कार, स्कूटर एंड बस हैव मेड ट्रैवलिंग सो कंफर्टेबल. फर्दर, मोर ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स हैव मेड इट सिंपलर टू ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स. ऑल दीज व्हीकल्स रन ऑन डीजल एंड पेट्रोल. तो देखो, हमारी ज़िंदगी बिना कार के, बिना गाड़ी के, बिना ट्रक के तो पॉसिबल ही नहीं है. हर चीज़ के लिए ज़रूरत होती है व्हीकल की, और व्हीकल चलते हैं डीजल या पेट्रोल पर. पेट्रोल एंड डीजल आर प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल विच एग्जिट्स इन अ लिक्विड फॉर्म. इट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल. इट इज़ अ डार्क कलर्ड, विस्कस एंड फॉल स्मेलिंग इन्फ्लेमेबल लिक्विड. बड़ी ही गंदी सी स्मेल आती है इसके अंदर, डार्क कलर का लिक्विड है ये. इट इज़ ग्रीसी टू टच, बड़ा ही ऐसा सॉफ्ट ग्रीसी टाइप का होता है. एंड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता. यू शुड यूज सैंड इंस्टेड ऑफ वाटर टू पुट ऑफ फायर कॉज्ड इन अ पेट्रोल पंप. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पेट्रोल पंप में आग लग जाए तो पानी मत डालना, उससे आग और ज़्यादा जलती रहेगी. क्योंकि अगर आप पेट्रोल पंप में आग लग गई और आपने पानी डाल दिया तो पेट्रोल उसके सरफेस पे आ जाएगा पानी के, और वो जलता रहेगा लगातार. इसलिए पेट्रोल पंप में अगर आग लग जाएगी तो आप सैंड यूज़ करेंगे, यानी रेत यूज़ करेंगे आग को बुझाने के लिए. नाउ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी मिलियंस ऑफ ईयर्स ago. When these organisms died, their bodies sank to the bottom of the sea and were covered by several layers of sand and mud. तो देखो, जिस तरीके से कोयला बन रहा था, थोड़ा सा प्रोसेस उसी के जैसा है पेट्रोलियम बनने का. इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि सी के अंदर या ओशन के अंदर जब कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, भाई इसके अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जब मर गए तो वो अंदर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं बॉटम में. दे डिकेड इन एब्सेंस ऑफ एयर. अब इतनी गहराई में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ये एयर की एब्सेंस में डिकम्पोज होते हैं. एंड एट अ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर टू फॉर्म पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. और जब इन पर प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में. अब इसको निकाला कैसे जा सकता है. पेट्रोलियम इज फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स इनसाइड द अर्थ, अंडर द लैंड और अंडर द सी.
इन लैटिन द वर्ड पेट्रो मीन्स रॉक, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पेट्रो का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी कि रॉक के बीच में से निकलने वाला ऑयल। सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स, इसके लिए होल्स को ड्रिल किया जाता है, होल्स बनाए जाते हैं। उन होल्स को हम बोलते हैं ऑयल वेल्स, यानी कि तेल का कुआं। Oil wells are drilled almost as deep as 10 किलोमीटर into the earth to search for petroleum. 10 किलोमीटर तक ड्रिल किया जाता है तेल के कुएं की खोज में। Petroleum is pumped out of the wells by using special machines installed by the oil companies. Can you name a few well-known oil companies of India? ONGC is one such company. What is its full form? तो ये आपका होमवर्क है। ONGC का फुल फॉर्म आप पता करिएगा। अब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है, क्योंकि जो निकलता है, जो क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है, उसको रिफाइन करना होता है। पेट्रोलियम वेरीज वाइडली इन कंपोजिशन, कलर, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. These constituents can be separated from each other by the method of fractional distillation. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग का प्रोसेस किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इसको रिफाइनिंग भी बोला जाता है, जो कि ऑयल रिफाइनरी में होता है। द क्रूड ऑयल इज स्प्लिट इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाय हीटिंग द थिक ब्लैक ऑयल टू ऑब्टेन अ रेंज ऑफ कंबस्टिबल फ्यूल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स. अब इसको जो कच्चा तेल निकलता है उसको गर्म किया जाता है, और गर्म करते करते उसमें से अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है, जैसे कि फ्यूल, पेट्रोकेमिकल्स और ल्यूब्रिकेंट्स. यूजेस ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स. तो पेट्रोलियम का यूज़ हम लगभग सब कुछ जानते हैं। ये देखिए, एलपीजी का यूज़ होता है गैस के लिए, पेट्रोल का यूज़ होगा आपके फ्यूल यूज़ होता है आपकी गाड़ियों के लिए, कीरोसिन स्टोव्स के लिए, डीजल जनरेटर्स के लिए, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग मशीन पार्ट्स, जो एक गाढ़ा सा ऑयल आता है जिसको हम मशीन्स के पार्ट पे लगाते हैं जिससे कि फ्रिक्शन ना हो, जंग ना लगे। पैराफिन वैक्स कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। एसफेल्ट वाटर प्रूफिंग रूफ्स एंड मेकिंग फैब्रिक्स. जो रेसिड्यू बचता है, इट इज़ इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज, फ्यूल एंड रोड सरफेसिंग. रेसिड्यू मतलब जो लास्ट का बचता है. द रेड कुकिंग सिलेंडर प्रेजेंट इन द किचन हैज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो अपनी किचन में जाइए और देखिए रेड कलर का सिलेंडर रखा होगा, दिस इज LPG. इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, विच इज़ एन आइडल डोमेस्टिक फ्यूल फॉर यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. It is cleaner and less polluting fuel as it is a smokeless and does not leave solid residue. It is readily available and can be transported easily. In addition, products like fertilizers, pesticides, herbicides, detergents, photographic film, polish for furniture and shoes, and packaging material, paint are all obtained from petroleum. तो देखो कितने सारे यूजेस इन्होंने तो हमें गिना दिए, देख रहे हो आप, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, इन सब में पेट्रोलियम यूज होता है. It thus has a great commercial value because of which it is also referred to as black gold. तो देखा हमने कितनी सारी ज़रूरतें हैं जो पेट्रोलियम हमारी पूरी करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, यानी कि काला सोना. द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. क्योंकि कुछ कंपाउंड्स इससे और भी मिलते हैं, तो इसीलिए पेट्रोल से मिलते हैं तो हमने इसको बोल दिया पेट्रोकेमिकल्स. They have a special place and role in the industrial development of any country. Do you know why? It is because petrochemicals are the starting ingredients for preparing various products like plastic, asphalt used in road construction, and synthetic rubber used in the tires. तो हर कंपनी के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डेवलपमेंट के लिए भी, एक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे वो सारी चीज़ें बनती हैं जो हमारे जीवन के लिए बड़ी ज़रूरी हैं. भाई रोड कंस्ट्रक्शन इससे होगा, रबर के टायर इससे बनेंगे. नाउ नेचुरल गैस. इट इज़ अ गैशियस, वर्सेटाइल, abundant and relatively clean fossil fuel as compared to petroleum and coal. It is usually found along with crude petroleum in oil wells. तो जो कुएं खोदे जाते हैं पेट्रोलियम के, क्रूड ऑयल के, जहाँ से निकलता है क्रूड ऑयल, तो उनके कुओं में से गैस रिलीज होती है, दैट इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस बर्न्स रेडिली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू लिबरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो ये बर्न हो सकती है और अच्छे अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कराती है.
This makes natural gas an excellent fuel for domestic and industrial use. It burns without any smoke and does not leave any ash behind. Natural gas has no storage or transportation problem as it can be distributed through a network of pipes and can be used directly for burning. ये आपके देखा होगा, अब गैस की पाइपलाइन आ रही है, इस तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पाइपलाइन के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। दूसरा, ये इको फ्रेंडली है, ये ज़्यादा डैमेज नहीं करती है एनवायरनमेंट को, एक अच्छा फ्यूल है यूज़ करने के लिए। Natural gas has no Natural gas piped to homes, factories and industries from the source is referred to as piped natural gas. In India, PNG is presently being supplied to cities like Delhi, Mumbai and Vadodara. तो दिल्ली, मुंबई, वडोदरा में ये लाइंस डल चुकी हैं, वहाँ पर सिलेंडर नहीं लाते हैं लोग, पाइप से जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है इसी तरीके से पाइपलाइंस डल गई हैं और इसका गैस का बिल आता है, जितनी चाहिए आप गैस यूज़ करिए, उसके अकॉर्डिंग बिल पे कर दीजिए। The network is growing gradually. Natural gas serves as the raw material for manufacturing many chemicals and fertilizers. Natural gas is compressed under high pressure to form CNG, which is used as an ideal automobile fuel instead of petrol or diesel. इसके अलावा CNG यानी कि compressed natural gas भी यूज़ होती है। What makes CNG an ideal fuel? It is cleaner. मैंने आपको जैसा कि बताया, ये बड़ा साफ़ सुथरा तरीका है फ्यूल को यूज़ करने का। दूसरा, हम ये लेस पॉल्यूटिंग है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाता है। एंड सेफर फ्यूल देन अदर फ्यूल्स एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। इन इंडिया, नेचुरल गैस वेल्स हैव बीन फाउंड इन त्रिपुरा, जैसलमेर, ऑफशोर एरियाज ऑफ मुंबई एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। नाउ ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरनमेंट। अब लोगों का कैसा असर पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे। वी डिपेंड ऑन नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज फॉर ऑल आवर नीड्स. So we need to conserve our resources because removing them from the earth will disturb and wreck the environment. तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इन रिसोर्सेज पर डिपेंड हैं, और अगर हम इन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, इनको केयरलेस तरीके से यूज़ करेंगे, तो एक समय आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे, और तब सोचिए कि हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। It takes millions of years for dead plants and animals to turn into fossil fuels. देखो, बहुत साल लग गए इन fossil fuels को, कोल और पेट्रोलियम को बनने में। When the fossil fuels are used up, they cannot be replaced easily. Using them carelessly will not only cause pollution but will also lead to depletion of the reserves at a faster rate. ये हमारे एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही, प्लस ये बहुत ही तेज़ी से हमारे सरफेस से इन सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे। थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर इनएग्जॉस्टिबल सो एज टू रिड्यूस द डिमांड फॉर सच फॉसिल फ्यूल्स. लेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो मीन्स लोअर एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स. तो इसके लिए हमें कोई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे एनर्जी के. जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ अलग तरीका, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए. अगर हम इनकी एनर्जी को यूज़ कर पाते हैं तो एक तो ये बचे रहेंगे. दूसरा, जब तक हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हम इन फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करें, जिससे कि उनके तैयार होने तक हमारे ये फॉसिल फ्यूल्स हमारा साथ दे पाएँ. Pollution caused by burning fuels. When we burn fossil fuels in automobiles, toxic gases such as carbon dioxide and carbon monoxide are released in the air, which acts as pollutants. तो जब fossil fuels जलते हैं environment में, तो ये कार्बन जैसी खतरनाक गैसेज रिलीज करते हैं. Other gases like sulfur dioxide and nitrogen oxide are released from factories. तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी. उसके अलावा देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलती हैं, जो कि बड़ी खतरनाक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस एंड इज डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ. देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस है, ये हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द हीट दैट रीचेज द अर्थ. दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये सूरज की गर्मी को सोख कर रखती है और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को गर्म रखती है. Excessive carbon dioxide emissions will result in the trapping of more heat than desired, leading to global warming. जैसे जैसे हम फॉसिल फ्यूल जलाएंगे, वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो वो
एनर्जी यानी कि जो हीट एनर्जी है सूरज की वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। जब वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो हमारी अर्थ ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस विल मेल्ट द पोलर आइस कैप्स, thus flooding coastal regions of the earth. Sulfur dioxide and nitrogen oxide can combine with water vapors in the atmosphere to produce two harmful acids, sulfuric acid and nitric acid. These chemicals are part of acid rain. Acid rain can destroy trees and wildlife. It can poison lakes as well as destroy water organisms. अब हम पढ़ते हैं एसिड रेन के बारे में। तो देखो एसिड रेन होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है फैक्ट्री से। फैक्ट्री से जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है और वो रिएक्ट करती है, वो जुड़ती है उस पानी के साथ, उस वाटर वेपर के साथ जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये एक एसिड बना लेते हैं। ये बना लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर वेपर के संग तो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के संग तो बनाता है नाइट्रिक एसिड। तो ये दोनों एसिड हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। जब बारिश पड़ती है तो बारिश इन एसिड को लेकर गिरती है मॉन्यूमेंट्स पर, बिल्डिंग्स पर, हमारे ऊपर और लेक्स में। और ये अगर एसिड आप समझ सकते हैं, अगर हमारे प्लांट्स पर गिरेगा, हमारे मॉन्यूमेंट्स पर गिरेगा तो किस तरीके से ये पूरे हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा। अब हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल्स कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए, और ये भी हमने पढ़ा कि कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हमें इन्हें बचाना है। सो लेट्स स्टडी हाउ वी कैन कंजर्व आवर फॉसिल फ्यूल्स। So the aim of conservation is to ensure that our resources are not consumed faster than they replace. सबसे पहले तो हमें बचाना इसलिए है कि हमारे यूज़ करने से पहले हमारे वो ख़त्म ना हो जाए। To maintain an adequate supply of these resources so that they are available even in the future. इसकी सप्लाई लगातार बनी रहे हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, और भविष्य में भी हम इनको यूज़ कर पाएँ। Fossil fuels are used for several purposes, electricity generation being one of them. Most of our electricity generation requirements are fulfilled by fossil fuels. Electricity is produced by burning them. तो हमारे लिए ये ज़रूरी है क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि हमें लाइट की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, और ये बनते हैं फॉसिल फ्यूल से। If we reduce the usage of electricity, the demand of burn fossil fuel for energy will be reduced. अब हम बचा कैसे सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ करें, लिमिटेड यूज़ करें, तो जो फॉसिल फ्यूल हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए वो भी कम जलाए जाएंगे। Automobiles run on fuels like petrol and diesel, which are products of the petroleum. If every individual uses his private car for transportation, the consumption of these fuels will increase tremendously. This will result in faster depletion of our fossil fuel reserves. Carpooling, restriction on the use of private vehicles, and increased use of public transport can help us conserve petroleum. Whenever possible, walk or use a cycle. तो देखो इसके लिए हम सबसे अच्छा तरीका क्या कर सकते हैं कि कार को पूल कर लो। कार पूल का मतलब कि अगर 4 लोग एक ही एरिया से एक ही ऑफिस में जा रहे हैं तो अलग अलग कार ना ले जाएं, एक कार ले जाएं। एक कार में 4 लोग चले जाएंगे, 3 कार का खर्चा बच जाएगा। दूसरा, कोशिश करें कि अगर पास ही में जा रहे हैं या पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलिए, थोड़ा सा डिस्टेंस है तो यू कैन यूज साइकिल। यूज एनर्जी एफिशिएंट कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स यानी कि CFL यूज करें आप। रिमेंबर द 3 R's: reduce, reuse and recycle. Most of the things we use in our daily lives depend on fossil fuels in some or the other way. We should reduce the use of such things. Reuse used things for other purposes. Reuse करिए चीज़ों को, एक बार यूज़ करके मत फेंकिए, उनको दोबारा यूज़ करते रहिए। इसके अलावा रिसाइकिल कर लीजिए। By doing so, we will actually by saving huge raw material and fuel cost. After having gone green with CNG public transport, the Delhi government is also set to take it to the next level by producing bio-CNG from vegetable waste generated at vegetable market. तो ये तो बड़ा ही अच्छा दिल्ली सरकार कर रही है कि वेजिटेबल मार्केट में जो वेजिटेबल ख़राब हो जाते हैं उनसे बायो-CNG, अगर बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन जाती है तो आपके जो व्हीकल्स हैं वो CNG को यूज़ कर सकते हैं, और ये CNG कभी ख़त्म भी नहीं होगी।
LPG which is used for cooking can be saved by adopting habits like using a pressure cooker. तो खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ करें, क्योंकि कढ़ाई या खुले हुए बर्तन में सब्ज़ी देर में पकती है, चीज़ें गर्म देर में होती हैं और बहुत सारा आपका जो LPG है वो वेस्ट हो जाती है. कीप द वेसल कवर्ड वाइल कुकिंग. ढककर कुकिंग करें जिससे कि उसकी हीट बनी रहे और ज़्यादा हीट की ज़रूरत उसको ना हो. द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड वेरियस स्टेप्स to promote conservation of petroleum products in the transport, industrial, agricultural and domestic sectors. These activities are promoted and coordinated by the Petroleum Conservation Research Association. It is an agency which helps in the conservation and preservation of fossil fuels. तो PCRA एक एजेंसी है जो कि मदद करती है कंजर्वेशन के लिए फॉसिल फ्यूल्स के. Given below are some of the ways suggested by them which should be followed to save diesel and petrol. गेट योर व्हीकल्स चेकड एंड सर्विस्ड रेगुलरली. कुछ की जो गाड़ियाँ होती हैं, बाइक होती हैं, एक्टिवा होती है, उसमें बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है, तो आप उसको चेक कर लीजिए, प्रॉपर चेक करवाइए कि जितना पेट्रोल आप डाल रहे हैं वो गाड़ी चलाने में ही यूज़ आए, इस तरीके से धुएं में वेस्ट ना हो जाए. मेक श्योर दैट द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स हैव करेक्ट एयर प्रेशर. क्योंकि अगर करेक्ट एयर प्रेशर होगा, यानी टायर आपके पंचर नहीं होंगे या कम हवा नहीं होगी, तो वो कम फ्यूल पे ज़्यादा रन करते हैं. अगर टायर में हवा कम होगी तो उसको ज़्यादा फ्यूल चाहिए. अवॉइड एक्सेसिव ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेटिंग. फालतू में बार बार ब्रेक ना लगाएं, उससे भी आपका पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है. अवॉइड ड्राइविंग एग्रेसिवली. तेज़ गाड़ी ना चलाएं, स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि स्पीड पे गाड़ी चलाने से ज़्यादा पेट्रोल लगता है. टर्न ऑफ द इंजन व्हेन वेटिंग एट द ट्रैफिक लाइट सिग्नल. अगर रेड लाइट हो रखी है और आप रुके हुए हैं तो अपने इंजन को, अपनी मशीन को बंद कर दें, उसको ना चले छोड़ दें. अब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे. क्वेश्चन आंसर ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते हैं. देखिए, व्हाट आर एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. वाई इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इसेंशियल. क्यों ज़रूरी है फॉसिल फ्यूल का बचाना. व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग एक्सेस ऑफ फॉसिल फ्यूल. अगर हम फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या क्या असर हमारे एनवायरनमेंट में पड़ेगा. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन आंसर्स को कर सकते हैं. एक्सरसाइजेज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी. अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसका पिक क्लिक करिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए. वी विल सॉर्ट आउट योर डाउट. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, बाय बाय.